My name is Amit Varidikilor, and today we are going to start polity for the UPSC Civil Service Examination. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ऑल्सो कॉल्ड एज द 11th क्लास एनसीईआरटी, इसका चैप्टर 1 करेंगे। लेकिन इसको बिगिन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उनको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। दिस इज अवर प्रीलिम्स सिलेबस। प्रीलिम्स के सिलेबस में टोटल 7 ओवर आर्किंग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इट डज नॉट गिव यू द सिलेबस इन द डिटेल, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटिव सब्जेक्ट्स मेंशन करता है। This subject, which is the Indian polity and governance, this is one of the main important subjects. At least हर साल कम से कम 15 क्वेश्चंस जो होते हैं +-3 यूपीएससी प्रीलिम्स में रिलेटेड टू द पॉलिटी एंड द गवर्नेंस पूछे जाते हैं। दिस इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरे के पूरे जो भारत का जो संविधान है उसको पढ़ना, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज विच इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट यहाँ पर सेपरेटली मेंशन्ड है, एंड देन द पब्लिक पॉलिसीज एंड द राइट्स इश्यूज एंड एटसेट्रा। पब्लिक पॉलिसीज और राइट इश्यूज जनरली जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। नाउ इसको करने के लिए, ये करना इसलिए जरूरी है कि व्हेन इट कम्स टू आवर प्रीलिम्स, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस आते हैं, उस 100 क्वेश्चंस में से 15% की जो वेटेज है, 15% मतलब कि 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर साल पॉलिटी के होते हैं। नाउ दिस नंबर इज नॉट फिक्स्ड, ये नंबर फिक्स नहीं होता है। कभी 20 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कभी 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, बट द आइडिया इज दैट कि पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे एंड इन जनरली देयर इज अ 15% ऑफ द वेटेज, डिपेंडिंग ऑन द ईयर टू ईयर। इट कैन बी 12 ऑल्सो, इट कैन बी 14, 16, 22, इट हैज बीन 10 ऑल्सो। सो वो हमारे लिए इररेलेवेंट है बिकॉज दैट इज नॉन प्रिडिक्टेबल। हाउएवर अगर हमें पॉलिटी को पढ़ना है तो एक बात सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं कि सिर्फ 2 बुक्स, व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, सिर्फ 2 बुक्स पढ़नी है। One is the Indian Constitution at Work, which is the 11th class NCERT, and second is M. Lakshmikant, Indian Polity by the M. Lakshmikant. In any given scenario, सिर्फ ये 2 बुक करने से, कुछ मॉक प्रैक्टिस करने से और उसके बाद करंट अफेयर्स के साथ इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके प्रीलिम्स में पॉलिटी को इसके अलावा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होती है। सो I'll repeat it. You should use only Indian Polity by M. Lakshmikant. Now, I'll be categorical in the fact that don't go for D.D. Basu or don't go for Subhash Kashyap or don't go for the Coaching Institute books. First of all, somehow or the other, Indian Polity by M. Lakshmikant has established itself as a standard source. And क्योंकि ये लंबी चली आ रही है, पिछले 6 से 7 एडिशन इसके बन चुके हैं, तो इसके अंदर से जितनी भी एरर्स थी दैट हैज बीन टेकन आउट। तो एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सोर्स है पॉलिटी, बीइंग अ वेरी वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। इवन दी करंट अफेयर्स से जो पॉलिटी पूछी जाती है वो भी बेसिकली स्टैटिक के सोर्सेज से आंसरेबल होती है। सो मेक दिस वन, एंड इट हैज बीन क्वाइट प्रूवन बुक। बहुत सारे टॉपर्स इसको रेकमेंड करते हैं। सो जस्ट डोंट गो फॉर एनी अदर, चाहे डीडी बसु हो गया या फिर सुभाष कश्यप हो गया। देर कैन बी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बुक्स, देर कैन बी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बुक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैंड आउट भी होते हैं। इसके अलावा बेसिकली आपको किसी दूसरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से कवर करती है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स भी कवर करती है। हाउएवर, देन देयर इज अ सेकंड बुक व्हिच इज कॉल्ड एज द एनसीईआरटी 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, दिस इज एन 11th क्लास एनसीईआरटी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 इंट्रोडक्टरी चैप्टर दिए हुए हैं। दिस इज नथिंग स्पेशल इन दिस, दिस इज नथिंग इन डिटेल इन दिस। सिर्फ 10 इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स दिए गए हैं रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता या फिर पहली बार काफी सालों के बाद पढ़ रहे हैं, जिनके पास 12th क्लास में साइंस था या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली पिछले 5-6 सालों से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रहा है, उनके लिए जरूरी है कि वो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ ले। 2 रीजन है। एक तो सबसे पहले ये बुक यूपीएससी फॉलो करती है और यूपीएससी से क्वेश्चंस पूछती है। दूसरा, अगर स्टार्ट बेसिक से करोगे तो जो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ये जो नींव होगी आपकी, वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होगी एंड यू वुड एक्चुअली हैव स्लाइटली मोर इजी टाइम व्हेन यू विल बी रीडिंग द एम लक्ष्मीकांत। हाउएवर, मैं फिर से दोबारा से एक बार रिपीट करके बताता हूं, व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स, पिछले 10 सालों में इन दोनों बुक्स के अलावा किसी और बुक्स की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके बियॉन्ड यू कैन गो फॉर 2 थिंग्स। आप इन बुक्स की समरी फॉलो कर सकते हैं, बट दैट इज जस्ट फॉर द रिवीजन, यू कांट स्टडी इट फ्रॉम देयर, या फिर बेसिकली आप कोई क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हैं। राइट नाउ, समरी आर बेसिकली जस्ट द नोट्स प्रिंटेड, whereas class notes are just something which are hand written। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, आप इसको कुछ अलग मत समझ लीजिएगा। देयर इज नो स्पेशल समरी दैट एग्जिस्ट जो कि बेसिकली ज्यादा हेल्प कर सकती है। समरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड क्लास नोट्स होता है, क्लास नोट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन क्लास नोट्स होता है। सो बियॉन्ड दीज 3 थिंग्स, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स, मतलब कि कभी कभी पॉलिटी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना होता है, और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स के साथ इसको सप्लीमेंट करना होता है। दिस इज द एंड ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी। इसके अलावा ना कोई और बुक की जरूरत है, ना ही और किसी बुक की जरूरत पड़ेगी।
नाउ ये बात समझाने के लिए मैं दो बातें जरूर बताऊंगा, तो दोनों बातों के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हम लक्ष्मीकांत से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से शुरू करेंगे। इसके अंदर 10 चैप्टर है, वो 5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार ये समझ लेना जरूरी है, और उसके बाद फ्रॉम द 6th डे वी विल एक्चुअली स्टार्ट विद द लक्ष्मीकांत। वो लक्ष्मीकांत अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाएगी, राइट। सो दिस इज दी 7th एडिशन। अगर कोई लेटेस्ट एडिशन है तो वो ले लीजिएगा, इट वुड नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट राइट नाउ दिस इज अवेलेबल, एंड देन दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश। अब देखो, सबसे पहले मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि क्यों ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक इंपॉर्टेंट है, वाई इसको छोटा सा सिंपल समझ के छोड़ नहीं देना है। ये 2025 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है, ओके, दीज वर द पॉलिटी क्वेश्चंस ऑफ द 2025 प्रीलिम्स। नाउ स्पेसिफिकली हमने सेट बी यूज किया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर है 51, तो ये क्वेश्चन नंबर 51 सेट बी में था। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो था वो 3 टियर पंचायती राज, वोटर की एलिजिबिलिटी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उससे उसमें कुछ 3 स्टेटमेंट्स थी, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स थी। नाउ इन एनसीईआरटी दिस इज डेल्ट इन द चैप्टर नंबर 8 ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, पेज नंबर 183 टू 186। ऑब्वियसली क्योंकि वो एक एनसीईआरटी है, एक 11th क्लास के बच्चे के लिए है, उसमें कंप्लीटली नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो पूरा का पूरा मेंशन है। ये प्रेसिडेंशियल की पार्डनिंग पावर, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। जो रूल मेकिंग ओवर माइनर मिनरल्स, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रादर दिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, उसमें गवर्नेंस से रिलेटेड या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जो चीजें होती है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। तो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये भी बेसिकली उसके अंदर कवर नहीं किया गया है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट के बियॉन्ड है। बट उसके बावजूद स्पीकर वाला जो क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन वाला जो क्वेश्चन है, वो एंटी डिफेक्शन वाला लिया हुआ है कि 10th शेड्यूल के अंदर वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी अपीयर करता है या नहीं करता है। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑप्शन जो है वहां पे इम्प्लिसिटली इसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म से, चैप्टर नंबर 4 और 7 गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन और रिजर्वेशन ऑफ बिल से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 और 3 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो चैप्टर है। सो मैंने यहाँ पे बनाया है कि जो जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, almost 80% of those have certain source, even though partial explanations हैं, क्योंकि छोटी किताब है ना, partial explanations है, but वो questions जो हैं वो इस पॉलिटी की बुक से रेलिवेंट होते हैं। I can also find the source of these questions in the लक्ष्मीकांत, वो भी मिल जाएंगे। it's just a simple search and find thing। ये सिर्फ और सिर्फ 2025 के प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये मैंने 2023 के प्रीलिम्स के लिए भी किया था। 2023 के प्रीलिम्स में भी जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके स्पेसिफिकली चैप्टर्स एनसीईआरटी के आपके यहाँ पर मेंशन है। सिमिलरली 2020 के भी प्रीलिम्स पे कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमारे पास specifically यहाँ पर mentioned है। So the thing is this, whether you like it or whether you don't, believe me on the fact that the Indian Constitution at work, you should actually start studying polity from that। उस बुक से क्वेश्चंस आते हैं, उस बुक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज हैं और डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा जो सेकंड बात होगी, वो जो सेकंड होगी, दैट विल बी द इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, व्हिच नीड्स टू बी डन इन द डिटेल। अगर मैं बहुत टेंजिबली बताऊं तो सिर्फ इतना सा करना है कि इन दोनों किताबों को एटलीस्ट 4 से 5 बार रीड कर लेना है, इनके नोट्स बना लेने हैं। अगर इनके नोट्स नहीं बनाओ तो जो भी क्लास कर रहे हो उनके नोट्स, और इनको पढ़ते वक्त उस चैप्टर के अंदर ऐड करना। डोंट मेक सेपरेट नोट्स। ऐसा मत करना कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, इसके खुद के अलग से नोट्स बना रहे हो, कोई क्लास कर रहे हो, उस क्लास के अलग से नोट्स बने हुए हैं, फिर कोई समरी और इकट्ठी कर ली है एक पीडीएफ की। दैट वुड एक्चुअली बी ऑफ नो हेल्प। देयर शैल बी ओनली वन सोर्स जिसके ऊपर लास्ट में वापस जाया जा सके। सो अगर हमने क्लास नोट्स बनाए हैं, तो जब हम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो उसमें से जब कुछ नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल पुट इन दोज क्लास नोट्स, वी वुड नॉट मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट। अंडरस्टैंड दैट। अब एक छोटी सी और इससे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिंगल सोर्स। एक बार जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हो सकता है इस बार आपको थोड़ी सी अच्छी तरह समझ में आए। एक जो यूपीएससी का बच्चा होता है, उसको अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनता है, उसको 400 दिन की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है, ठीक है। ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम 400 डेज काउंट करके चलते हैं। एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा, 400 डेज के करीब। 400 डेज में अगर कोई बच्चा हर रोज 10 घंटे भी पढ़े, एवरी सिंगल डे 10 आवर्स, तो हमें पूरे के पूरे 400 दिनों के अंदर 4000 घंटे मिलेंगे। एम आई राइट? बट ट्रू बात है कि लगातार 400 दिनों तक हर रोज 10 घंटे पढ़ना ऑलमोस्ट फिजिकली इंपॉसिबल होता है। सो मैं एक एस्टिमेट के लिए मान लेता हूं कि पहले अटेम्प्ट में आईएएस या आईपीएस बनने के लिए आपको अपने जिंदगी के 3500 घंटे पढ़ना पड़ता है। आई होप दिस इज आई एम राइट, ठीक है। 500 घंटों को हम हटा देते हैं, बीच में कुछ कुछ दिन बिजी हो सकते हैं, पूरे दिन 10 घंटे नहीं भी पढ़ाई होगी। 10 घंटे पढ़ाई जनरली मेंस के पास और प्रीलिम्स के पास होती है, जनरली हम उससे कम ही पढ़ पाते हैं। ऑलराइट, सो वी कैन फिगर इट आउट कि 3500 आवर्स जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा पढ़ने में समय लगता है। नाउ इन 3500 आवर्स के अंदर हमें 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, एस्से, प्रीलिम्स की तैयारी, प्रीलिम्स के मॉक्स,
मेंस की आंसर राइटिंग, सारे के सारे करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं और इसके साथ साथ रिवीजन भी करने पड़ते हैं। एक छोटा एस्टिमेट में लगाऊं तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है उसको हर रोज सुबह सुबह 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, और 1 घंटे न्यूज़पेपर के अलावा भी 1 और घंटा लगता है उसको करंट अफेयर्स को पढ़ने में, रिवाइज करने में, या फिर हो सकता है मंथली मैगजीन्स को पढ़ने में। सो इफ आई गिव अ रफ एस्टिमेट, कम से कम नहीं तो 800 घंटे का समय लगेगा आपको पूरे के पूरे साल में करंट अफेयर्स के ऊपर डिनोट करने के लिए, राइट। ये इससे ज्यादा ही है, इसको एक हम रफ एस्टिमेट कर रहे हैं अब इसी समय कुछ समझाने के लिए। देन अगर हम बात करें जनरल स्टडीज की, जो कोचिंग होती है, जो आप कोचिंग लेते हैं, जो पहला बच्चा फर्स्ट अटेम्प्टर है, तो कुछ नहीं तो मिनिमम वो कोचिंग 3-3 घंटे की चलती है, और कुछ नहीं तो वो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने के बीच में चलती है। तो मैं एक एस्टिमेट के बेसिस पे मान रहा हूं कि लेट्स से कि 250 दिन की जो कोचिंग है वो कम से कम नहीं तो आपके 750 आवर्स कंज्यूम करेगी, राइट। 250 दिन की जनरल स्टडीज की कोचिंग, उसमें 3 घंटे की हर रोज की क्लासेस, तो एटलीस्ट 250 घंटे आप कोचिंग करेंगे। द सेम थिंग अप्लाइज टू दी ऑप्शनल ऑल्सो। ऑप्शनल की भी कोचिंग करनी पड़ती है ना। ऑप्शनल की कोचिंग कभी कभी 150 दिन तक भी चलती है, 120 दिन भी चलती है, पर एक छोटे एस्टिमेट के लिए मैं मानता हूं कि हर रोज 3 घंटे की कोचिंग की आपने 100 दिन तक कम से कम, यानी कि 300 घंटे की कम से कम कोचिंग, राइट। और ये प्रीलिम से पहले एटलीस्ट नहीं तो 25 मॉक्स लगा लोगे, तो 25 मॉक्स लगाने के बाद उनको एनालाइज करने के बाद आपको कम से कम 100 घंटे प्रीलिम्स के मॉक्स पे लगाने पड़ते हैं। आंसर राइटिंग भी आपको कम से कम प्रीलिम्स से पहले पहले 100 घंटे की करनी ही पड़ेगी। सो आपके 1000 घंटे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और मॉक्स लगाने में चले गए। आपके 1000 घंटे का जो समय है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग करने में चला गया, राइट। दैट मीन्स बाकी उसके बाद जो सेल्फ स्टडी, जो प्रोडक्टिव समय आपके पास जो बचा, वो सिर्फ और सिर्फ 1500 घंटे का बचा है, और 1500 आवर्स का। इस 1500 आवर्स में रिमेंबर दिस, यू हैव टू डू 20 सब्जेक्ट्स। आपको कम से कम नहीं तो 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपको सारी की सारी बुक्स इन्हीं 1500 घंटे में पढ़नी है। आपको सारा का सारा जो रिवीजन है वो भी इन्हीं 1500 घंटे के अंदर पढ़ना पड़ता होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि हम पूरे के पूरी प्रिपरेशन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, देर आर अप्रॉक्सीमेटली 20, कम से कम नहीं तो 20। देखो, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 है। जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर होता है, मॉडर्न इंडिया होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स, देयर इज अ चैप्टर, देयर इज अ सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है। देन देयर इज अ टॉपिक ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड देन देयर इज अ टॉपिक ऑफ द सोसाइटी, एंड देन देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के अंदर है, टोटल 6 सब्जेक्ट के करीब। देन हम अगर GS2 के बारे में बात करें, देर इज ए वेरी ह्यूज सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी मतलब जिसमें कम से कम नहीं तो 120 से 150 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं, जिसमें से आप एटलीस्ट नहीं तो 100 नंबर्स, 100 मार्क्स सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क और एम लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो, राइट। सो 100 मार्क्स तो एम लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क से आ जाएंगे। देन उसके बाद इसमें एक गवर्नेंस का चैप्टर होता है पूरा का पूरा, एंड देन देर आर इंटरनेशनल रिलेशंस। देन देर इज ए GS3। GS3 के अंदर अगर हम बात करें, सो देर इज इकोनॉमिक्स, देर इज एनवायरमेंट, देर इज साइंस एंड टेक, एंड एक बार हम उन दोनों सब्जेक्ट अलग अलग से हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। वी विल एक्चुअली जस्ट कंबाइन इट, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट को इसको इकट्ठे कंबाइन करके चलते हैं। एंड देन देर इज ऑब्वियसली GS पेपर 4 विच इज एथिक्स, विच इज एथिक्स, राइट। इसके अलावा देन देर आर टू पेपर ऑफ द ऑप्शनल, two optionals. Then there is obviously essay paper. There is an essay paper, and then there is a CSET paper which is not included in that. GS तो basically इसी से prepare हो जाता है, but CSET actually में separately हो जाएगा. So 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, ऑलमोस्ट 18 सब्जेक्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ मैं रफ एस्टिमेट पे बता रहा हूँ, एंड वी कैन ऑब्वियसली हैव दी क्वालिफाइंग पेपर ऑल्सो। तो जो ये 20 के करीब सब्जेक्ट्स हैं, आपको इन 1500 घंटे में पढ़ने हैं। ये 1500 घंटे में पढ़ने नहीं है, इन 20 के 20 सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो इन 1500 घंटे के अंदर पढ़नी है। साथ ही साथ उसी समय आप अपने खुद के नोट्स भी बनाएंगे, आंसर प्रैक्टिस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिविजन्स भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। एक छोटे से एस्टिमेट दूं तो एटलीस्ट नहीं तो आपको कम से कम नहीं तो 500 घंटे की रिवीजन करनी ही करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डू एटलीस्ट 500 आवर्स ऑफ द रिवीजन। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1000 घंटे होते हैं पढ़ाई करने के। नाउ दिस रफ एनालिसिस, दिस इज ट्रू, आप इसको खुद घर पे बैठ के देखेंगे। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर विच विल लुक लाइक। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि अगर हम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोर्स ही फॉलो करके ये पेपर क्लियर किया जा सकता है। any because the time is not available, hence coming back to the same idea कि यार बुक्स
एज फार एज द पॉलिटी इज कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये दो होनी चाहिए, इसके अलावा आप कुछ किसी के भी ऊपर जाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। आप पिछले 10 साल के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, यू वुड बी एबल टू ट्रेस 95% ऑफ दोज क्वेश्चंस ईदर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और ईदर इन लक्ष्मीकांत। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 और 2 क्वेश्चंस जो कि बेसिकली इसमें से नहीं आए होंगे, राइट? सो ये कहने के बाद अगर मैंने इस बात को कंप्लीटली अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है कि वी probably need to ensure that we go only for single source, and I'll keep on telling you about the sources of all the subjects, but when it comes to polity specifically pertaining to prelims, 2 बुक्स पढ़नी है, क्लास नोट्स हो सकते हैं एक एक्स्ट्रा और कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं, एंड देन इसके अलावा मॉक्स हो सकते हैं। दीज आर दी 4 थिंग्स यू बेसिकली नीड टू be doing when it comes to polity. So hence, this is the reason why we are actually starting the polity Indian Constitution at work today. Now इसके अंदर 10 चैप्टर हैं, एक बार इनको पढ़ लेना, इनको सीख लेना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि once we will go through that, we will actually have, we'll understand these concepts, what exactly is the executive, what is the legislature. So let's begin the Indian polity for the UPSC Civil Service Examination of the 2026, and I will ensure कि ये 2 बुक्स आपके पास इसी चैनल पर यहाँ पर कंप्लीटली होलिस्टिकली अवेलेबल हो। एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? सो दिस इज द 11th क्लास एनसीईआरटी। इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर हैं। ये 10 के 10 चैप्टर हम बेसिकली 5 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं, राइट? सो द फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद ईच एंड वन। इसको करने का क्या तरीका है? 2 तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले आई विल गिव यू दैट एनसीईआरटी समरी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इन सबके चैप्टर्स की समरी बना ली। इट्स अ वेरी स्मॉल समरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इसके की टेक अवेज क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस टेल्स। एक बहुत छोटी सी समरी, बिल्कुल 1 सिंगल पेज की समरी है। आई विल शेयर इट विद यू, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, एंड वी विल इंश्योर कि हम इसको 1 पेज पूरा का पूरा जो है, एक एक पेज करके इसको एग्जैक्टली पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड इसको पूरा का पूरा पढ़ें। एंड यू हैव द डाउट्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आई थिंक दैट मेक सेंस। ठीक है, सबसे पहले इवन बिफोर वी स्टार्ट दिस, मैं एक छोटी सी बात थोड़ी सी और डिस्कस कर लेता हूं। लेट्स डिस्कस अबाउट दी पॉलिटी। नाउ वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। पॉलिटी करना स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है, हमारे देश का जो गवर्नमेंट है, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, दैट इज रिटन इन अ बुक विच इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Our job as a UPSC civil servant is basically to understand this। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने की जरूरत है। बिफोर, एक लास्ट बात, मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो जनरली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। दैट वुड बी इंग्लिश मीडियम, क्योंकि पर्सनली मैं खुद हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, जो उसमें फ्लुएंसी नहीं है। सो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है या फिर जो इंग्लिश में चीज़ें समझना चाहता है, ये क्लासेस उसके लिए रेलिवेंट है। द पर्सन हु इज डूइंग इट फॉर द हिंदी मीडियम, उनके लिए रेलिवेंट नहीं हो पाएंगी। वी विल फोकस, वी विल यूज द जार्गन वर्ड्स इन इंग्लिश, वी वुड प्रोबेबली बी यूजिंग अ लॉट मोर इंग्लिश, एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको इंग्लिश में भी बात करेंगे। सो हिंदी मीडियम के लिए ये वाली क्लासेस नहीं है। सो नेवरदलेस, कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बुक, इट्स अ रूल बुक काइंड ऑफ दैट डिफाइंस इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अब देखो, हमारे यहाँ पे इंडियन जो गवर्नमेंट है, उसको मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या होता है। वी हैव क्रिएटेड अ पार्लियामेंट। हमारे देश के अंदर एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का मतलब होता है देयर इज एन असेंबली ऑफ पीपल विच इज कॉल्ड एज द लोकसभा, एंड देन देयर इज एन असेंबली ऑफ द पीपल विच इज कॉल्ड एज द राज्यसभा। लोकसभा के अंदर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वी इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ रूल, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है, लोकसभा में मेजॉरिटी होने का मतलब है 50% प्लस 1 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है दैट बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर चूजेज हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो अपना मंत्री परिषद चुन लेते हैं इन्हीं पार्लियामेंट के लोगों से, इन्हीं लोगों से। लाइक आउट ऑफ दीज 788 people, these people are also chosen. Now this thing, this in the Indian polity or in polity per se is called as the legislature। legislature एक इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है कि those group of the group of people who make laws, वो वाले लोग जो कि बेसिकली लॉ बनाते हैं, and this is called as the executive। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का जो सरल मतलब है वो है बेसिकली एक प्रकार से गवर्नमेंट। तो व्हेन वी रीड इन द न्यूज़पेपर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेल बेसिकली दे आर रेफरिंग टू दिस प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। इट आल्सो हैव एन एक्सटेंडेड मीनिंग, बट हम अभी के लिए इसको गवर्नमेंट मान के चलेंगे। गवर्नमेंट,
एंड देन इन आवर कंट्री देयर इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट विच इज कॉल्ड एज द जुडिशरी, उसको आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं. सो देयर आर थ्री थिंग्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. ये हमने अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन, अपने देश की सोसाइटी को, अपने देश को चलाने के लिए बनाए गए हैं. एग्जीक्यूटिव के लोगों को, लेजिस्लेचर के लोगों को इसलिए चुना जाता है ताकि देश के लिए लॉ बनाया जा सके. फिर इन्हीं लेजिस्लेचर के लोगों में से दीज टू ओवरलैप, ये एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि देश की सरकार या देश की गवर्नमेंट चला सके. और एक इनसे इंडिपेंडेंट और सेपरेट एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी होती है, जो कि जरूरत पड़ने पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा किए गए काम को रिव्यू कर सकता है. अब इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, कौन कैसे फंक्शन करेगा, हाउ टू चूज दीज पीपल, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, how do we remove them, what is the relation between them, what are the powers and the responsibilities of these people, all of that is basically written inside the constitution of the India. तो constitution of India एक प्रकार से philosophically and metaphorically is the most supreme thing in the Indian country. Now we have also created a similar system. This is the system जिसको हम central system कहते हैं और union system या फिर country का system कहते हैं. So this is the union और central और national. ठीक है. Simultaneously we have also created a system exactly similar to it at the second level, यानी कि second state के administration के level पे. तो हर एक state के level पर एक state legislative assembly भी होती है जिसको विधानसभा कहा जाता है, बिल्कुल similar to the parliament जो कि नेशनल लेवल पर है, यहां पर है विधानसभा. सिमिलरली जो विधानसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है, दैट इज बेसिकली ब्रॉट, वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर एंड देन दे चूज देयर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. एंड देन सिमिलरली यहां पर भी एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट होती है. These are the systems which we have basically created at a lower level. ये दूसरे वाला second level पे है. Okay, it's not subordinate as such. ऐसा नहीं है कि उसके नीचे लेवल पे है, बराबर के लेवल पे है, पर हाँ उसको सिस्टम का वर्क और प्रोफाइल को डिफाइन किया हुआ है, वर्क और प्रोफाइल को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. So at the national level the people work for the whole country and at the state level people work for the state administration of the state. Then इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको कहते हैं फेडरलिज्म. What is it called as the federalism? मतलब कि किसकी पावर कितनी है, ये पार्लियामेंट की पावर और जो ये विधानसभा है, इसके बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसके पास कौन सी पावर होगी, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फेडरलिज्म. Now, the idea of understanding or learning the constitution is basically to learn this. Now, this is just an outside structure. इसके बाद इसके internal बहुत सारी सी चीजें होती हैं. Okay, there are panchayats also, there are fundamental rights also, there are municipalities also. इनके नीचे लेवल पर भी है. That is what our purpose is. So, जब हम constitution का ये पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, the idea is basically to understand everything what we actually just saw. Right? So let's go for it. This is the first chapter. This is the introduction. लेकिन introduction chapter पढ़ने से पहले मैं एक बार इसकी summary दिखाता हूँ so that you get the idea कि हमें करना क्या है. All right? Let's actually do this. And right at the correct moment, हमारा जो Indian Constitution है वो basically hang भी हो गया है. Because if it is the first class and if it doesn't hang, so नजर लग जाती है. Hold on for a sec. Let me just see. Why is it hanging? This is a very, very embarrassing thing. It's not actually even acting anymore. They have decided that they don't need to listen to me. All right, I have absolutely zero idea how to get out of this situation. No, there is no solution out of it. There is probably, I'll have to exit it. I probably have to pause the video. Okay. Surprisingly, I will have to pause the video. So this is the chapter 1 of the Indian Constitution Network. इसके अंदर दो सेक्शन है. First is Constitution why and how. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया जाता है, एक छोटी सी इसकी इंट्रोडक्शन है, और दूसरा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था. दादा जो लक्ष्मीकांत में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है उसके बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दी हुई है. सो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और सोसाइटी इसको जरूरत क्यों पड़ती है, इसके टोटल 4 रीजंस दिए गए हैं. एक सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं उनके. इफ टू मेक देम वर्क टुगेदर हमें कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन द मॉडर्न कंट्रीज हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. 4 रीजंस बेसिकली, जैसे कि भाई ताकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो जो सिटीजन्स हैं अपने लाइफ्स को कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, कौन अपने रूल्स बनाएगा उस देश के अंदर, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट्स लगा दी जाती हैं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, एंड स्टेट को कलेक्टिव गोल्स को परस्यू करने के लिए कि स्टेट सोशल जस्टिस के लिए काम कर सके, वी काइंड ऑफ नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता कौन सा है, उसके टोटल 5
इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली टेस्ट है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा वो है जिसको पॉपुलर लेजिटिमेसी हो, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए जिसपे बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जो है अग्री करती थी। उसके बाद हर एक रीजन को एक्सेप्ट करने का रीजन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वही पॉसिबल है जो कि बेसिकली सोसाइटी के अंदर रहने वाला हर एक आदमी, हर एक जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। सो चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे वो बेसिकली अपर कास्ट हो, ऐसी चीज कुछ ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सबके सब मान ले और किसी की एक डोमिनेशन ना हो परमानेंट। देन फ्रेगमेंट्स द पावर इंटेलिजेंटली। कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे, और डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से करे कि किसी भी प्रकार से कोई भी जहां पर भी पावर मिली है वो उसको मिसयूज ना कर सके। सो चेक और बैलेंसेस बनाए जा सके ताकि एक सिंगल इंस्टीट्यूशन पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक ना कर सके। देन उसके अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है सोसाइटी की, समाज की, लोगों की एस्पिरेशंस बदलती हैं, उनके आइडियाज बदलते हैं। सो कोर प्रिंसिपल्स को गार्ड किया जाना चाहिए परंतु चेंजेस उसके अंदर पॉसिबल होने चाहिए। एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तब बनता है जब वो पब्लिक एस्पिरेशंस को चैनल कर सके। इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन इस बारे में है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कैसे किया गया था। मैं वैसे छोटी सी समरी बताता हूँ। हम जब आज़ादी पाने वाले थे 1947 में, तो उससे एक साल पहले 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द वन विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, दिसंबर 1946 में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी और नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा का पूरा तैयार हो गया था। नाउ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 299 मेंबर्स थे। तो ये हम पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको देखेंगे एंड देन वी कैन एक्चुअली बी डन कि ये सिलेबस, ये जो हमारा चैप्टर है इजी है, थोड़ा सा आसान है, सवाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट, लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, सो दिस इज दी अबाउट दी वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला चैप्टर जानने के बाद एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता चल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए करता क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सोसाइटी के अंदर पावर को किस प्रकार से एलोकेट करता है, एंड भारत में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना कैसे था। लेट्स गो विद इट। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन सी सोसाइटी के अंदर रोल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेली एग्जिस्टेंस, डेली लाइफ से, क्योंकि हम रोज तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं, तो हमारी डेली लाइफ को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। सो एक छोटा सा मेटाफर दिया हुआ है इन्होंने कि सपोज कीजिए कि आप एक बड़े लार्ज ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। नाउ इस लार्ज ग्रुप के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अलग अलग तरीके से डाइवर्स होंगे, अलग कपड़े पहनते होंगे, अलग हॉबीज होती होंगी, किसी का रिलीजन अलग होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, सम पीपल माइट एक्चुअली बी एथिस्ट ऑल्सो। इसके साथ साथ डिफरेंट पर्सनैलिटीज होंगी, डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट एबिलिटीज, हॉबीज अलग होंगी, फिल्म फिल्म अलग देखते होंगे, बुक्स अलग देखते होंगे। इमेजिन योर 10 फ्रेंड्स, अपने 10 फ्रेंड या अपनी क्लासरूम को इमेजिन कीजिए जहां पर आप कोचिंग कर रहे हैं, जहां पर पढ़ाई करते थे, जिस कॉलेजेस में थे। एवरीबडी वॉज डिफरेंट, एवरीबडी वॉज वियरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ शर्ट, अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सबके सब अलग जगह से आते थे, लोगों का धर्म अलग था, कुछ लोग रिच भी होते हैं, कुछ पुअर भी होते हैं, देर आर सम ओल्ड पीपल, सम यंग पीपल। नाउ सपोज करो अगर ऐसा ग्रुप किसी बेसिस, किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर डिस्प्यूट करने लग जाए कि भाई प्रॉपर्टी जो है किसको ओन करनी चाहिए, क्या बच्चों को स्कूल भेजना कंपलसरी होना चाहिए, क्या ये डिसीजन जो है पेरेंट्स के हाथ में दिया जाना चाहिए, शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर और सम ऑफ इट्स मेंबर। हर एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एक अलग अलग आंसर निकालेगा सबसे, राइट, एवरीबडी वुड एक्चुअली हैव अ डिफरेंट आंसर फॉर दिस। नाउ टू इंश्योर कि ये ग्रुप साथ काम कर सके डिस्पाइट द डिफरेंसेस, दिस ग्रुप कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। हमें किसी ना किसी प्रकार से कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि दे कैन कोऑपरेट, ताकि ये लोग एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सके और हमेशा कॉन्स्टेंटली लड़ाई ना करे। नाउ वन में से दैट परहैप्स ये जो ग्रुप है दे कैन अग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट शैल बी दैट बेसिक रूल। इस पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक बेसिकली एक हम रूल लगा देते हैं कि एवरीबडी शैल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक आदमी को, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी उसके अंदर डिफरेंस हो, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग जिसपे मेजॉरिटी भी एग्री करेगी, जिसपे माइनॉरिटी भी एग्री करेगी, जिसपे डिफरेंट रिलीजन वाले लोग भी एग्री करेंगे, जिसपे डिफरेंट कास्ट वाले लोग भी एग्री करेंगे। अगर ऐसा बेसिक रूल एब्सेंस हो जाएगा तो हर एक इंडिविजुअल किसी ना किसी प्रकार से इनसिक्योर होगा, बिकॉज किसी को ये आइडिया नहीं होगा कि दूसरे ग्रुप का मेंबर जो बेसिकली क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सो एनी काइंड ऑफ ग्रुप, दिस डजंट अप्लाई टू द कंट्री, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही है। दिस हैपेंस इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिस हैपेंस एट द गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, दिस हैपेंस इन अ कंपनी ऑल्सो। everybody runs with some basic principles, even a family basically runs with a basic principle, right? कुछ ना बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर तो कुछ ना कुछ रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, बट these rules must not only be known, they must also be enforceable.
दिस इज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू द फैक्ट। हम बेसिक रूल्स को डिसाइड कर ले विच इज फाइन, बट हमें कुछ इस प्रकार का सिस्टम भी बनाना पड़ता है कि वो बेसिक रूल्स अगर कोई वायलेट करता है तो उनको एनफोर्स किया जा सके। सो अगर वो एनफोर्स नहीं हो सकते हैं तो कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा एंड इट वुड नॉट बी एबल टू होल्ड द ग्रुप टुगेदर। सो रूल्स आर लीगली एनफोर्सेबल, एक अश्योरेंस देता है सबको कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कुछ एक दो लोग इसको फॉलो ना भी करे, एवरीबडी एल्स विल फॉलो इट, और अगर कोई फॉलो नहीं करता है सो दे विल बी पनिश्ड। सो हेंस when we make the constitution, our first idea is that कि हम कुछ बेसिक रूल्स डिफाइन कर दे मिनिमल कोऑर्डिनेशन के लिए सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली डेफिनेशन है। व्हाट डज इट बेसिकली डिफाइन सम बेसिक रूल्स। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स हमने लिखे हुए हैं जिसके तरीके से बेसिकली देश चलना होता है। सेकेंड, उसके बारे में बात करें, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। अगर एक ग्रुप फिजिकली लार्ज नंबर का हो जाता है, राइट, एक ग्रुप में लेट्स से 10 लोग हैं, फिर किसी में 100 हैं, किसी में 1000 हैं, 10,000 हैं, 1 लाख का, 1 करोड़ का, या फिर हमारे बड़ा देश जैसे कि 140 करोड़ के ग्रुप का, 40 करोड़ के लोगों का कोई ग्रुप हो, हु गेट्स द डिसीजन मेकिंग पावर। अब हमारी फैमिली में अगर हम 6 या 7 लोग होते हैं तो सारे के सारे लोग इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को एक को डिसीजन लेना पड़ता है। अगर कभी बच्चों से रिलेटेड हो तो कोई पेरेंट्स ले लेते हैं, अगर कोई और बाहर काम करने से रिलेटेड हो तो फादर ले लेते हैं। The same applies to the constitution also. Constitution is the body of the fundamental principles जिसके बेसिस पर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होती है या गवर्न की जाती है। बट ये फंडामेंटल रूल्स होते क्या है, क्या इनको फंडामेंटल बनाता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि ये जो लॉज बनते हैं, जो ये रूल्स बनेंगे, ये बेसिकली बनाएगा कौन। कोई आदमी चाहता है एक्स रूल बन जाए, कोई आदमी चाहेगा वाई रूल बन जाए, एवरीबडी कैन वांट डिफरेंट थिंग। So we need to reach a basic statement that we may think the rules you want everyone live by the best, but other things that their rules are the best। तो ये वाला डिस्प्यूट हटेगा कैसे। बहुत छोटी सी एक सिंपल बात है। लेट्स से कि इफ वी हैव टू पुट सम कर्टेन्स इन द रूम, तो अगर कोई ब्लू कह रहा है और कोई पिंक कह रहा है, द पिंक वन थिंक्स दैट पर्सन इज द राइट, द ब्लू वन थिंक्स दैट पर्सन इज द राइट। हाउ डू यू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट कि सो इवन बिफोर वी डिसाइड कि कौन से रूल गवर्न करेंगे, वी हैव टू डिसाइड कि कौन उन रूल्स को बनाएगा, हु गेट्स टू डिसाइड कि कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली बनाया जाता है इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर इन द सोसाइटी, ताकि वो जो पावर है वो बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स को एलोकेट किया जा सके और फिर उनको एक एजेंडा दिया जा सके कि यू आर अलाउड टू डू दिस एंड यू आर अलाउड टू डू दैट। इट डिसाइड्स who gets to decide what the laws will be। in principle this question who gets to decide can be answered in many ways। ठीक है, कई तरीके से है। जो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे एक मोनार्क, एक किंग यानी एक राजा को बेसिकली सारे के सारे डिसीजंस करने के लिए दे दिए जाते हैं, मोनार्क डिसाइड करता है। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि सोवियत यूनियन का एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ये पावर दे दी जाती है कि वो डिसाइड करे कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे। लेकिन हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम के या फिर यूएसए के जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड। सो कोर मतलब जो कॉन्सेप्चुअल कोर है उसमें लोग, पीपल, ह्यूमन बींग्स, इंडियन सिटीजन्स जो होते हैं, दे डिसाइड विच रूल्स बेसिकली गेट अप्लाइड टू। बट इतना भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों से बेसिकली रोज रोज पूछा जाता है हाउ द पीपल वुड डिसाइड। कुछ लॉ बनाने के लिए सबके सब अग्री करना चाहिए। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर, शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर लोग रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, हाउ मेनी शुड बी देयर। सो एक छोटा ग्रुप हो अगर 100 लोगों का या 10 लोगों का, तो उसमें इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग भी की जा सकती है, सबसे पूछा जा सकता है। बट हमारी जो डेमोक्रेसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। सो टू इंश्योर कि वो डिसीजंस ले सके, हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, द सिस्टम इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल चूज इट्स रिप्रेजेंटेटिव, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बेसिकली लॉज को डिसाइड करता है कि कौन कौन से लॉज अपने देश पर अप्लाई होंगे। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हर जगह पे, काफी कई जगहों पे स्पेसिफाई है कि पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री विल डिसाइड द लॉज एंड द पॉलिसीज। और पार्लियामेंट का किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइड कर रखा है कि देयर इज गोइंग टू बी लोकसभा, देयर इज गोइंग टू बी राज्यसभा, देयर इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट। वी हैव आल्सो डिफाइंड कि किस प्रोसेस से बेसिकली लॉ बन सकता है। बिफोर आइडेंटिफाइंग a law which is given in the society, we have to identify कि किसके पास अथॉरिटी है, और हमारे यहाँ पर देश में ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। तो पार्लियामेंट इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे देश के अंदर लॉज बन सकते हैं। This is the function of the constitution। It is an authority that constitutes the government in the first place। So when we talk about it, ये जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें मैंने सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा हुआ है, राइट, दिस इज दी ऑन द टॉप, इवन अबव द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट की भी जो
genesis है that lies in the constitution. So the second function of the constitution is that कि to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. लेकिन अगर हम किसी को पावर दे दें, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन मिसयूज इट? इट ऑलवेज रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी. कभी भी किसी के पास पावर चली जाती है तो उसको मिसयूज भी किया जा सकता है. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड अपना स्टेप करता है जिसके अंदर हम उस पावर के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं. दिस इज क्लियरली नॉट इनफ. सपोज वी डिसाइड कि जिसके पास अथॉरिटी है वो अथॉरिटी अपने अपने अनफेयर लॉज को पास करने लग जाए. Suppose it prohibits you from practicing your religion, for instance. It enjoined that clothes of a certain color were prohibited, that you were not free to sing certain songs. या कुछ भी, मतलब कि किसी ने एक ऐसा लॉ बना दिया कि you can't wear a black color t-shirt, which sounds very unfair at the moment, right? एकदम सुनने में कि what's the specific with the color? नहीं, सिर्फ white color की शर्ट पहन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर गाने को गा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर मूवीज को देख सकते हो. गवर्नमेंट किसी को भी आर्बिट्रली अरेस्ट कर सकती है. कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को बेसिकली कुएं का पानी निकालने के लिए दिया जा सकता है. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमें लगेगा कि कुछ तो अनजस्ट हो रहा है, कुछ तो अनफेयर हो रहा है. एंड इवन इफ they were not passed by the government, that come into existence based on certain procedure, there would be something obviously unjust about the government enacting those laws. हो सकता है वो laws तरीके से सही प्रोसेस से बनाए गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये समझने में, सुनने में, सिर्फ सिमेंटिक्स में भी अनजस्ट लग रहे हैं. सो द थर्ड फंक्शन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का बिकम हो जाता है कि आफ्टर गिविंग द पावर, आफ्टर एलोकेटिंग द पावर इन द सोसाइटी, आफ्टर डिसाइडिंग हु विल गवर्न द सोसाइटी, दे ऑल्सो नीड टू इंश्योर that there shall be some limits on the power of the government. So constitution कुछ limits डालता है गवर्नमेंट के ऊपर ताकि वो citizens को basically unnecessarily unjust laws के through threaten या oppress ना कर सके. These limits are fundamental in the sense that the government may never trespass them. और more importantly उन limits को हम fundamental rights कहते हैं. फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है that even the most powerful organizations, even the parliament, even the government of the India will not be able to break them or violate them or trespass them. कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी वेज. एक तो सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका तो है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन कर देना, जो कि सारे के सारे सिटीजन्स के पास होंगी और किसी भी सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट जो होगी उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर सके. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग बनते हैं, सबके अलग अलग है. यूएसए का अलग है, यूके का अलग है, यूनाइटेड क्या नाम है, इंडिया का भी अलग है. अलग अलग फंडामेंटल राइट्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं. ठीक है, अपनी अपनी पर्सनल बेसिस पे, पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे कुछ किसी को इंपॉर्टेंस दे देता है. फॉर एग्जांपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका there is a fundamental right that the citizens of the United States of America can bear arms. मतलब कि वो अपने पास हथियार रख सकते हैं, एक्चुअल आर्म्स, गन्स रख सकते हैं. नाउ ये फंडामेंटल राइट यूएसए के सिटीजन्स को अवेलेबल है, बट इंडिया में जब ये हम फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन कर रहे थे तो वी डिडंट फाइंड इट नेसेसरी. तो हमारे पास ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि भारत के नागरिक हथियार खरीद सकते हैं एज ए फंडामेंटल राइट. सो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ एक बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स बना लेते हैं जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं. सिटीजन्स इनसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं, बिना आर्बिट्रली किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है फॉर नो रीजन. ये एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट की पावर के ऊपर. कुछ बेसिक लिबर्टीज मिलती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस की, कोई भी ट्रेड या बिजनेस, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रोफेशन करने की. इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड. जरूरत पड़ने पर ये राइट्स भी जो होते हैं ये भी लिमिट किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान. कॉन्स्टिट्यूशन वो सब सर्कमस्टेंसेज मेंशन करता है किस सर्कमस्टेंसेज में राइट्स को लिमिट करना है और किस सर्कमस्टेंसेज में उन पे सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी और किन सर्कमस्टेंसेज पे उनको गवर्नमेंट ट्रेसपास नहीं कर सकती है. देन एस्पिरेशंस ऑन द गोल ऑफ द सोसाइटी. After these three important things, after defining some basic rules of the society, after allocating the powers in the society, and after putting limits on the powers of the society, द थिंग इज दैट कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है ताकि वो एस्पिरेशंस को डिफाइन कर सके. जितने भी ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरली स्पीकिंग, ओल्डर का मतलब कि जैसे कि यूएसए का हो गया या फिर यूनाइटेड किंगडम का हो गया, दोज आर स्लाइटली ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर और कुछ लिमिट्स डाली हुई हैं गवर्नमेंट पावर के ऊपर. पर जैसे जैसे 20th सेंचुरी में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, एंड द केस इन पॉइंट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क देते हैं गवर्नमेंट को भी कुछ पॉजिटिव करने के लिए, सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए, टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड द गोल्स ऑफ द सोसाइटी. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली वेरी इनोवेटिव. कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वाज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन द सेंस कि सोसाइटीज विद डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स विल नॉट ओनली हैव टू सेट लिमिट्स, दे विल आल्सो हैव टू एनेबल एंड एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक द पॉजिटिव मेजर्स. सो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, सो दैट वाज लाइक 1789 में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सो दे जस्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ रूल्स, बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं. बट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो प्रीवियस इनइक्वालिटीज थी उनको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं कि वो उनको चेंज कर सके, उनको मतलब गवर्नमेंट को एनेबल और एम्पावर किया गया है कि दे कैन ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन दी सोसाइटी। नाउ इंडिया एक ऐसी सोसाइटी बनना चाहता है जिसके अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और अगर हम ऐसी सोसाइटी बनना चाहते हैं, अगर ये हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशन है, तो गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए कि वो कुछ स्टेप्स ले सके इस गोल को अचीव करने के लिए, राइट। सिमिलरली साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 1994 में बना है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बहुत डीप हिस्ट्री थी, तो जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दे एम्पावर्ड द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले सके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए। More positively, Constitution may enshrine the aspirations of the society. The framers of the Indian Constitution ने क्या किया कि हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में उनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ द इंडिया पॉसिबल हो उसके लिए एक डिग्निटी की और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जीने के लिए, ताकि उनका मिनिमम वेलबींग और एजुकेशन की केयर किया जा सके। एंड आई वुड एक्चुअली टेल यू स्टूडेंट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट इज ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम जिंदगी में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं for certain circumstances, for certain reasons. But whenever you get the chance to reclaim your self-respect, never back down. Take it, get it. There would be few people who are going to be against you. Just never back down. Self-respect and self-esteem is the most important thing that a human being can have. Or the rest of the things, the material possessions, the money and the fame, all of those are basically secondary. The first thing, my dear friends, self-esteem and self-respect. Never compromise on that. It is not going to be worth for it. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एनेबल करता है कि वो वेलफेयर मेजर्स ले सकते हैं जो कि लीगली एनफोर्सेबल होते हैं, सो दैट एवरी इंडियन सिटीजन कैन लिव ए लाइफ ऑफ सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट और मिनिमल डिग्निटी। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ये बेसिकली नेक्स्ट वाले चैप्टर में जब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दिस इज द चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्ट 4 इसको कॉन्स्टिट्यूशन का कहते हैं। इस पार्ट 4 के अंदर वो सारी की सारी चीजें मेंशन्ड है जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, राइट। गवर्नमेंट उसको करने के लिए स्टेप्स लेती है, गवर्नमेंट उसको करने के लिए लॉज और पॉलिसीज बनाती है, सो दैट जो नॉर्मल सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन जो होते हैं, जिनके पास डिसीजन मेकिंग या पावर नहीं होती है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है, वो भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की और डिग्निटी की लाइफ जी सके। सो फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली कि गवर्नमेंट को पावर दे दी जाए कि सोसाइटी की एस्पिरेशंस को फिलफिल किया जा सके, एंड दे कैन एक्चुअली क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। नाउ जस्ट सोसाइटी इज अ यूटोपियन आइडिया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एंड गोल है, टेंजिबल गोल है जहां पर जाकर पहुंच जाए। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, यू कीप ऑन डूइंग इट, यू कीप ऑन इंप्रूविंग इट, एंड यू कीप ऑन मेकिंग अ बेटर सोसाइटी, राइट। And then the fundamental identity of the people. Now this is the last one, this is the fifth function of a constitution, कि most importantly constitution express करता है fundamental identity of a people. Just for a moment, tell me who you are, tell me what kind of a person you are, and define anything. What kind of a color do you like? What's your color? Okay. What's your favorite movie? Okay. Are you a good person? Are you a religious person? Are you a secular person? Are you a liberal person? Are you a rightist? Are you a leftist? Are you a democratic person? So the thing is that कि हम इंडिविजुअल्स की भी आइडेंटिटी होती है, हम अपने आप को किसी न किसी तरीके से डिफाइन करते हैं, और अगर हम खुद ना डिफाइन कर पाए दूसरे लोग भी हमें डिफाइन करते हैं। सिमिलरली सोसाइटीज की भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है और देशों की भी पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। सो एज ए कलेक्टिव एंटिटी पीपल कैन आइडेंटिफाई और डिफाइन देमसेल्फ थ्रू अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम सब एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म पे अग्री कर लेते हैं कि जिनके बेसिस पर गवर्न किया जाए और कौन गवर्न करेगा, वो हम लोगों की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाता है। नाउ देर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जैसे कि हमारा धर्म एक हमारी आइडेंटिटी होता है, हमारी एक भाषा हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी फैमिली हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारा देश हमारी आइडेंटिटी होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ आइडेंटिटी ऑल्सो, बट एक बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स के बाद हम अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स होते हैं वो एक ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें इंडिविजुअल अपने खुद के पर्सनल एस्पिरेशंस, पर्सनल गोल्स और पर्सनल फ्रीडम्स को परस्यू कर सकता है, राइट। यू वांट टू बी अ फ्री पर्सन, यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, यू वांट टू डू थिंग्स इन योर लाइफ, एंड दैट कैन एक्चुअली बी डन अंडर दी वन ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क ऑफ अ बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट डालता है किसी लोगों के ऊपर कि लोग भी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो फंडामेंटल वैल्यूज डिफाइन करता है जिसको ट्रेसपास नहीं किया जाना चाहिए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वंस आल्सो गिव्स यू अ मोरल आइडेंटिटी।
And then it becomes the case that many basic political and moral values are now shared across the different constitutional traditions. कुछ चीज़ें इतनी बेसिक होती है ना कि जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग को एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हैज दैट थिंग हैज बिकम अ वैल्यू. So everybody shall have a freedom of speech and expression in one way or the other, one with some reasonable restrictions if possible. ये जो आइडिया है, ये कोई यूनिक आइडिया नहीं है. दिस इज लाइक द सो फंडामेंटल एंड द सो बेसिक दैट ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी एंड एवरी कंट्री एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू फॉलो दैट. नाउ वन लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड. बड़े सारे से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंसेस होते हैं. अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, पर उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस आजकल बनते हैं जनरली वो किसी न किसी प्रकार के डेमोक्रेटिक फॉर्मेट पे बनते हैं. मतलब कि कोशिश की जाती है कि जो लोगों के पास, जिसमें गवर्नमेंट के पास जो पावर आए, वो किसी तरीके से लोगों की तरफ से आए. कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कुछ सिस्टम बनाया जाता है. बट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बडी द कॉन्सेप्शन ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी. ठीक है, क्योंकि जो नेशनल आइडेंटिटी होती है वो हमारे हिस्टोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है. जर्मन आइडेंटिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन. तो मतलब फॉर एग्जांपल जर्मन कौन होता है? जर्मन वो होता है जो बेसिकली वहीं पर पैदा हुआ है, एथनिकली वहां पर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी. भारत का संविधान बोले, भारत के संविधान में एथनिसिटी को बेसिकली सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं बनाया गया. अलग अलग नेशंस जो होते हैं अलग अलग कॉन्सेप्शंस रखते हैं आइडेंटिटी की. द रिलेशनशिप विद द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी. और ये जो रिलेशनशिप है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री. प्रोग्रेस को हम थोड़ी देर में चेक करेंगे. द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब मेरी खुद बस एक बेसिक आइडिया है, अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हो और अगर आप सच में क्या नाम है, पॉलिटी को अच्छी तरह से करना चाहते हो, सो व्हाइल यू डू दिस बुक विद मी, कोशिश करना कि ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये छोटे छोटे इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप इनको आंसर कर ले. यूपीएससी इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने मेंस के आंसर्स के अंदर ढूंढता है. सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कैन यू राइट दोस 5 पॉइंट्स व्हिच आई टोल्ड यू? बहुत ही सरल है, लिखने में पहले डिफिकल्टी आएगी, बट अगर आप एक बार देख देख के भी लिखना स्टार्ट कर दोगे तो दैट ब्लॉक, जो वो ब्लैंक पेपर की एंजाइटी होती है, वो ब्रेक कर देगी. Constitution is basically a set of rules and principles to govern a group of people. Constitution is the way to allocate the power in the society and also limits the powers of the governments over the citizens. It also defines the fundamental rights of the citizens. It also defines the aspirations and goals of the society and the country. सो ये छोटा सा, जैसे अभी हम व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन हम जब सोचते हैं तो हमें कभी कभी आंसर नहीं आता है, पर जैसे मैंने अभी आपको 4 या 5 पॉइंट बताए, अगर आपको खुद भी ना आए तो उनको कहीं से किताब खोल के उसको देख के एक बार लिखने की कोशिश करो. बट अगर साथ साथ करोगे तो यू विल प्रोबेबली गो स्लाइटली फार्दर, थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से याद होगा. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कॉम्प्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट स्टेट, स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड और कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉक्यूमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिटरल बुक का नाम होता है, एक पर्टिकुलर टेंजिबल बुक जिसको हम रेफर करते हैं उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. इसको कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये यूएसए में है, इंडिया में है. वी हैव एक्चुअल बुक विच इज नेम्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया. कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो. यूनाइटेड किंगडम में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. नाउ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को डिफाइन करने के लिए. सो देर इज अ डॉक्यूमेंट जो कि कुछ डिफाइन करता है लेजिस्लेचर के रूल्स. देर इज अ डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करता है. देर इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है. देर इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो कि जुडिशरी को डिफाइन करता है. देर इज अ डिफरेंट कोर्ट जजमेंट जो कि जुडिशरी की कोई पावर को डिफाइन करता है. मतलब देर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, इट्स ऑल रिटन, बट वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, हेंस इट्स कॉल्ड एज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. Whereas in India, most of the things are basically just codified into a single document called as the Constitution. So it happens in the USA also. तो उनके पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट और डिसीजन है जिनको कलेक्टिवली हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. सो अगर हम बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट होता है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है विच सीक्स टू परफॉर्म दोज 5 फंक्शन जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज को लिख देना वर्थ इट होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट थिंक ऑन योर माइंड कि मैं पूरे के पूरे साल पढ़ूंगा, विल इट बी वर्थ इट? या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल बना लेना आपको बेसिकली पेपर क्लियर कर देगा? सो कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो दे आर जस्ट वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन अ पेपर, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. द क्वेश्चन इज दिस, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे होता है एंड व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव? बनता कैसे इफेक्टिव? अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता कैसे है? नाउ दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले वो भी कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल,
द फर्स्ट थिंग विच मेक्स ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इफेक्टिव, जैसे आपको इसमें एनालॉजी लेके चल सकते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल बनाना जरूरी नहीं है, टाइम टेबल को इफेक्टिव होना जरूरी है। कैसे होगा कि अगर हमने वहां पे 6 से 8 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया है, तो एक्चुअली में टेबल पे 6 से 8 घंटे पढ़ने का प्लान बनाए। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशंस तब इफेक्टिव होते हैं जो उसके मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब किस तरीके से बना था वो। अगर वो पॉपुलरली का मतलब अगर बहुत सब लोगों के कंसेंट से बना है, तो ज्यादातर इफेक्टिव देखा गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, कम्स इनटू बीइंग हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जिन लोगों ने बनाया था उनके पास किस प्रकार की अथॉरिटी थी। बड़े देशों में कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी डिफंक्ट है, यानी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी मिलिट्री लीडर ने बनाए थे या किसी नॉन पॉपुलर लीडर ने बनाए थे, जिनके पास पावर नहीं थी सारे के सारे लोगों को साथ चलने की। ज्यादातर जहां पर देखा गया है द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिया का, साउथ अफ्रीका का या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, दे वर मेड आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, काफी लंबी बड़ी अच्छी नेशनल मूवमेंट्स बनने के बाद, चलने के बाद बेसिकली वो बने थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में बना था। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, तो इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days, ये समय लगा था। ओके, दिस वाज इट। एंड कैसे बना है ये स्पेसिफिकली ये 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक के डेज को काउंट करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस फ्रॉम द 26 ऑफ जनवरी, ये 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ था, ठीक है। लेकिन दैट इज द बिगिनिंग और द स्टार्टिंग डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बन के जो उसकी तैयारी हो गई थी वो 26 नवंबर 1949 को हो चुकी थी। सो ये बना इस दौरान है, इस 3 साल के दौरान। बट द आइडियाज एंड द वैल्यूज एंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डिराइव करते हैं पिछले 40-50 सालों की नेशनलिस्ट मूवमेंट से, जिसके अंदर इंटरेस्टिंगली एक इस प्रकार की एबिलिटी थी कि जो अलग अलग इंडिया के सेक्शंस के लोग थे, अलग अलग जो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट थे, उन सबको इकट्ठे लेके साथ चले। दिस इज द रीजन व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सो सक्सेसफुल इन लास्ट 75 years, बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इनॉर्मस लेजिटिमेसी। हमारे को लेजिटिमेसी मिली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिकॉज इट वॉज ड्रॉन बाय द पीपल जिनके पास पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, जो कि नेगोशिएट कर सकते थे और एक वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट को कमांड करते थे। Now, the final document reflected the broad national consensus at that time. कुछ कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रेफरेंडम से बने हैं, जहां पे सबके सब लोग वोट करके उसकी डिजायरेबिलिटी बताते हैं। ना भारत का संविधान पे कभी भी रेफरेंडम नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इट हैड ए इमेंस एंड ह्यूज इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। जिन लोगों ने बनाया था उन सबके पास एक प्रकार से भारत की जनता का कंसेंसस था, ठीक है। इट हैड द कंसेंसस एंड द बैकिंग ऑफ द लीडर्स हु वर पॉपुलर। खुद कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम नहीं हुआ, लेकिन पीपल अडॉप्टेड इट एज देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय देयर प्रोविजंस। रेट्रोस्पेक्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सफल इसलिए रहा कि जिस भी प्रकार से वो बना था वो फाइनली लोगों ने उसको अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दी और अपनी तरफ से अडॉप्ट कर लिया। वो उसकी तरफ से कभी भी उस पर डिसकंटेंट नहीं हुआ। द अथॉरिटी ऑफ द पीपल, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, वो बेसिकली एक प्रकार से डिटरमिन करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना सक्सेसफुल होगा और कितना फेल होने के चांस है। तो जो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा जनरली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, या एक सिंगल किंग या मोनार्क, एक अनपॉपुलर किंग के द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए हैं, किसी डिक्टेटर के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, वी हैव सीन हिस्टोरिकली दैट दे जनरली फेल। Whereas the people who have the power to bring consensus in a society or to negotiate with a large section of the people, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, it has generally been more successful. The substantive portion of the constitution, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का एक साथ एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि सोसाइटी के अंदर हर एक आदमी के पास या हर एक सेक्शन ऑफ पीपल के पास रीजन होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का। देयर शैल बी समथिंग फॉर एवरीवन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ना कोई तो ऐसी रीजन है। मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, कोई ना कोई एक रीजन उसमें ऐसा भी होना चाहिए जो कि आपको भी लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मानने के वर्थ है। सो फॉर एग्जाम्पल, परमानेंट मेजोरिटीज जो है अगर माइनॉरिटीज को ऑप्रेस कर पाएंगी, तो माइनॉरिटीज कभी भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। या फिर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिस्टमेटिकली किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को क्या नाम है किसी दूसरे के एक्सपेंस पे प्रिविलेज कर देगा, तो जो भी ऑपरेस होगा वो उसको कभी भी नहीं मान पाएगा। सो जब भी कोई ग्रुप को ये फील होगा कि उनकी आइडेंटिटी को स्टिफल किया जा रहा है, दे विल नॉट हैव द रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नो कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट होते हैं। देर नॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा एकदम परफेक्ट जस्टिस दे देगा। बट एटलीस्ट द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी सच
कि लोगों को लगे कि एटलीस्ट नहीं तो वो बेसिक जस्टिस परस्यू जरूर करेगा। नाउ आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, what would be the content of some basic rules in a society जिसमें सबके सब इस बात को मान ले? Now let's do the thought experiment the NCERT is basically asking us to do. Imagine yourself into a classroom, आप 8th क्लास में हो और टोटल 40 बच्चे उस क्लासरूम में थे। ऐसा कौन सा रूल है जो कि बेसिकली सबके सब मान लेंगे? So if I'll have to wager, everybody should be allowed to play in a sports period. Everybody would agree to it, right? अगर टेस्ट हो तो सबके सबको टेस्ट अलाउ होना चाहिए, एवरीबडी शैल बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। मेक सेंस, राइट? ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 लोगों को छोड़ दो, उनका टेस्ट मतलब बाकी सिर्फ और सिर्फ 35 बच्चों का ले लो, यू वुड नॉट अग्री टू दैट। बट अगर सबका टेस्ट हो रहा है तो एवरीबडी कैन अग्री टू दिस। अगर सबका स्पोर्ट्स पीरियड है तो एवरीबडी कैन अग्री टू दिस। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आए तो उसको कोई माइल्ड पनिशमेंट भी दी जा सकती है ना? सो देयर कैन बी सम बेसिक रूल्स एंड दिस इज व्हाट दिस इज द वे द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइंड ऑल्सो, टू सिट एंड टू फिगर आउट कौन कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे सबके सब अग्री कर जाएंगे। दैट इज द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट ऑलमोस्ट इन लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड इन 1946 टू 1949। सो जितना भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रिजर्व करके रखता है उतना ही ज्यादा वो बेसिकली सक्सीड होता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव एवरीबडी अ रीजन टू गो टुगेदर। अब देखो ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? Does the Indian Constitution, broadly speaking, give everyone reason to go along with these broad qualities? Well, it actually does. But what are you going to write if it is discussed? अगर ये क्वेश्चन मेंस में पूछ दिया जाए तो आप लिखोगे क्या? हमें फंडामेंटल राइट्स को मेंशन करना है। फंडामेंटल राइट्स को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, राइट टू इक्वालिटी को, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को, राइट टू रिलीजन को, क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को, बिकॉज दोज आर द बेसिक रूल्स जिस पे सबके सब अग्री करते हैं एंड दैट इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। यस, it's not perfect. Yes, it's not ideal. Yes, it's not utopian. However, it constantly strives for that perfection. This is like कि हो सकता है कभी कभी बच्चे पढ़ाई करने में मेहनत करें, लेकिन जो बच्चा आप देखते हैं जिसको जो कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करता रहता है और मेहनत करता रहता है, एवरीबडी, एवरी टीचर रिस्पेक्ट्स दैट, द पेरेंट्स रिस्पेक्ट दैट, इवन द चाइल्ड रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हम लोग तब डिसअपॉइंट होते हैं जब हम जो गोल को परस्यू करना चाहते हैं उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हिपोक्रिटिकली बिहेव करते हैं। सो वी वांट टू स्टडी, वी वांट टू क्लियर यूपीएससी, बट वी आर नॉट विलिंग टू पुट आवर्स ऑन द टेबल। दैट इज हिपोक्रेसी। बट इफ वी पुट आवर्स ऑन द टेबल, इफ वी पुट हार्ड वर्क ऑन द टेबल एक्चुअली, देन वील नेवर बी डिसअपॉइंटेड इन द लाइफ। चलिए, balanced institutional design. Now constitutions are often subverted, not by the people but by small groups who wish to enhance their own power. हिस्टोरिकली देखा गया है कि कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशंस को ब्रेक डाउन हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं है कि लोग उठ के बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक देते हैं। जनरली स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन डज दिस। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये जरूरी है कि वो पावर को ऐसे डिवाइड कर दे सोसाइटी में, ऐसे फ्रेगमेंट कर सके कि कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ना हो पाए कि कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन डिसएडवांटेज ले ले। सो वी हैव टू फ्रेगमेंट द पावर सो इंटेलिजेंटली कि कोई सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को दबा ना पाए। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट इज दैट कि कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास मोनोपोली ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज द रीजन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। देयर इज अ लेजिस्लेचर, there is an executive, and there is a judiciary. We very pragmatically divided the powers of into 3 sections, and ये सिर्फ और सिर्फ ये डिविजन्स नहीं है, इसके अलावा सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती हैं जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया गया है। ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके अंदर एक ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जो आईपीएस के जो लोग होते हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो पावर को डिवाइड किया गया है स्पेसिफिकली इसलिए ताकि कोई एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सुपर पावरफुल ना हो जाए और सबको बेसिकली ऑपरेस ना करना स्टार्ट कर दे। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। इसके अलावा इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंश्योर करता है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन पावरफुल ना बनेगा, और अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन करने की कोशिश करता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको चेक कर सकता है। सो इफ द लेजिस्लेचर tries to violate the fundamental right, judiciary can stop it. If the executive does something wrong, it can be accountable to the legislature. Another important aspect of this intelligent institutional design is that कि constitution को एक balance strike करना पड़ता है between the values, norms and the procedures as the authoritative, at the same time
फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि चेंज भी किया जा सके. सो द आइडिया इज, again we will use the analogy of a good UPSC student. There are some basic principles which cannot be changed, उसको कभी भी नहीं बदला जा सकता है, बट हमारी पढ़ाई करते वक्त देयर शैल बी सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, राइट. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक वैल्यूज और नॉर्म्स जो होते हैं, प्रोसीजर्स जो होते हैं, वो अथॉरिटेटिव होंगे, नॉन चेंजेबल. जनरली उसको चेंज करना आसान होना नहीं चाहिए, मुश्किल से होंगे, बट नीड्स और सर्कमस्टेंसेज हमेशा बदलते भी रहते हैं. देयर शैल बी सम फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर चेंज करना पड़ता है तो कर सकता है. अगर बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो वो टूट जाएगा. अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो उसको कोई भी मिसयूज कर देगा. इट विल नेवर गिव ए सिक्योरिटी और द प्रेडिक्टेबिलिटी. सो देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बैलेंस कर लेते हैं. तो दिस इज जस्ट एन हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा चला, कौन सा लंबा चला, हमने देखा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे चलते हैं जो कि बैलेंस रख के चलते हैं, और जो ज़्यादा ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है वो समहाउ और द अदर ब्रेक हो जाता है. जो ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता. ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी है, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिजिडिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स कि उसको चेंज करना कितना मुश्किल है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है उसको चेंज करना कितना आसान होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया चेंजेबल है, वी कैन चेंज इट, वी कैन अमेंड इट, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर इज अ प्रोसेस टू डू इट. वो प्रोसेस हमने बैलेंस बना रखा है. देर आर सम थिंग्स जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको चेंज करना रिजिड है, मुश्किल है. एंड देर आर सम थिंग्स जिनको बहुत ही आसानी से फ्लेक्सिबली भी चेंज किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड द सर्कमस्टेंसेज. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं. इट्स नॉट दैट द डॉक्यूमेंट इज अलाइव, इट जस्ट दैट कि it adapts itself to the changing circumstances and changing needs of the society by striking a balance कि चेंज भी हो जाता है, पर कुछ ऐसे बेसिक लिमिट्स हैं जो कि चेंज नहीं भी हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हर समय, हर डेकेड के लिए और हर जनरेशन के लिए रेलिवेंट रहता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट विच विल बी रिस्पेक्टेड बाय द पीपल. इमेजिन, हम ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करते हैं जो कि हमारे दादाजी या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर यूज करते थे. वो जो कपड़े पहनते थे हम वो नहीं पहनते हैं, वो जो बुक्स पढ़ते थे वो हम नहीं पढ़ते हैं. तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 75 साल पहले बना था, हम उसको फॉलो क्यों करेंगे? बिकॉज दिस हैज बीन मेड इन अ मैनर दैट इट बेसिकली अडेप्ट्स इट टू द मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो. दिस अरेंजमेंट एंश्योर कि ना तो कोई सेक्शन या ग्रुप इसको सबवर्ट कर सकता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी के लिए हमें 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या वो क्रेडिबल लोग थे? दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात पे ये बता रहे हैं कि वो कौन लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी. सेकंड, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कि पावर को इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज किया जाए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन ने किस किस को क्या क्या बेसिक रीजंस दिए हैं बनाने के. मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चन. एंड ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ द पीपल होप्स एंड द एस्पिरेशंस. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके जीवन के जो गोल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको कहीं पर परसीव करके क्या उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करता है? व्हेन यू हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री फ्रॉम लास्ट 20-21 ईयर्स, पिछले 25-20 सालों से आप इस देश में रह रहे हो, क्या आपको कभी लगा कि ये देश रहने लायक है? क्या आपको कभी लगा कि आप जो भी सोच रहे हो, आप जो चाहते हो वो इस देश में पा सकते हो? क्या आपको वो फ्रीडम है? क्या आपको वो रिस्ट्रिक्शंस हैं? डू यू लाइक द कंट्री? डू यू वांट टू चेंज द थिंग्स विच यू डोंट लाइक? Are you allowed to change the things which you don't like? The answers to most of these questions will obviously be answered by the end of this book, but in short, the answer is yes. Indian Constitution has been a tremendously, massively successful document. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि 140 करोड़ लोगों की लाइफ को डिफाइन करता है. अगर हम देखें एक प्रकार से 1/6 of the humanity is officially governed by this document. So invariably it's a massively hugely influential book in the human history. अभी तो हम सिर्फ 2025 में हैं, पर आज के 1000 साल के बाद और आज के 2000 साल के बाद, जब 2000 साल के बाद जो ह्यूमंस होंगे, जो सोसाइटीज होंगी, when they will look back and when they look back at the document of the 1949, they would be amazed. अभी जैसे हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि वेदों को पढ़ते हैं, तो वेद 3500 साल पुराने हैं. गीता को पढ़ते हैं, या फिर हम बाइबल को, कुरान को, या किसी पुरानी यूक्लिड के एक्सियम्स को पढ़ते हैं, एरिस्टोटल की किताबों को पढ़ते हैं, प्लेटो की किताबों को पढ़ते हैं, आर्यभट्ट को पढ़ते हैं. यू डू गेट दैट रिस्पेक्ट दैट these were the books, these were the words or the knowledge or the wisdom which was created approximately 2 to 3 to 4,000 years ago and still relevant in today's time.
a similar kind of influence, a similar kind of relevance will be from this constitution, will be from this document. That is why this document actually needs to be studied by almost everyone. Now, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के बच्चे हैं, they are basically slightly lucky in the sense that they need to read this. यूपीएससी वाले सारे के सारे बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है. And as I would like to put it, that the Indian polity is the gateway subject of the यूपीएससी. जो सबसे easy, सबसे perceptive, सबसे approachable जो subject है, that is the Indian polity, which we are going to do here. Now, देखो अभी ये छोटी छोटी चीजें बताएगा. ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो आप इमेजिन कर सकते हो दिस इज जस्ट फॉर अ 16-year-old किड. ये 16 साल के बच्चों के लिए बनाई गई है. अभी इसका जो बुक का जो सेकंड पार्ट है, जो इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट जस्ट टेल्स यू अ स्टोरी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना, संविधान बनना जब स्टार्ट हुआ था तो किस प्रकार से बना था. और स्टोरी बहुत ही सिंपल है, मैं अभी छोटी सी बता देता हूँ. जब हम आज़ाद होने वाले थे, लाइक वी गॉट आवर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इन 1947. लेकिन 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे कि वो जो पावर जो उनके हाथ में है उसको भारतीयों में ट्रांसफर की जाए, तो वो सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे दैट हाउ शैल द ब्रिटिशर्स ट्रांसफर पावर इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन. सो दे केम अप विद एन आइडिया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देते हैं. दे फिगर्ड आउट, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. उन्होंने ये डिसाइड किया कि 389 लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाएगी. एंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पे देश चल सकता है और वो गवर्नमेंट भी यहाँ पे बना सकते थे. दे यूज्ड अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला कि इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, सो फॉर एवरी 1 person, every 1 million person, one representative would be chosen. सो एट दैट टाइम इन 1946 हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो 38 करोड़ 90 लाख थी. सो डिपेंडिंग दैट उन्होंने सोचा कि इसीलिए हम 389 लोगों को चुनेंगे. सो दिस वाज डन इन 1946. लेकिन हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि विद इन नेक्स्ट 6 to 7 months जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई कि इंडिया वाज पार्टीशन इनटू 2 कंट्रीज. तो जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो ये 389 लोग भी डिवाइड हो गए. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले ही बन गई थी, लेकिन भारत का पार्टीशन होने के बाद ये भी डिवाइड हो गई. तो जो ज्योग्राफिकल एरियाज पाकिस्तान के हिस्से में आए, वहां से जिन जिन लोगों को चुना गया था वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, और जो इंडिया की ज्योग्राफी से लोग चुने गए थे वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई. सो आफ्टर 1947 299 पीपल बिकेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया. देन दे स्टार्टेड वर्किंग. एंड जैसे आज हमारा पार्लियामेंट काम करता है, डिबेट से, डिस्कशन से, नेगोशिएशन से, उसी प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ईच एंड एवरी वाज डिस्कस्ड बाय दीज 299 पीपल एंड देन अग्रीड अपॉन. जब उन्होंने अग्री कर लिया तो फिर उसको ऐड कर दिया. एट दिस मोमेंट व्हेन दीज पीपल, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया था, तो मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली हम बात करते हैं कि दिस स्टार्टेड ऑन द 9th of December 1946. ये ऑफिशियल डेट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग थी. तो अगर हम ये सोचें कि कब से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, दिस इज द डेट दैट इज कंसीडर्ड. और उसके बाद आज़ादी के बावजूद भी ये बनता रहा. तो ये बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को. 26 ऑफ द नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था. फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से ये कमेंस हो गया था. ओके, दिस सो इट टुक, हमें अप्रोक्सीमेटली 3 साल का समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बन के तैयार हुआ था, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 22 पार्ट थे, 22 पार्ट्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट चैप्टर्स. एक चैप्टर है, एक पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करता है, फिर दूसरा चैप्टर जैसे सिटीजनशिप को, फिर तीसरे चैप्टर फंडामेंटल राइट को, चौथा चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, पांचवा चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज को, छठा चैप्टर यूनियन गवर्नमेंट को, सातवां चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट को, एंड सो ऑनवर्ड्स. ऐसे कर करके अलग अलग जो टॉपिक है अलग अलग चैप्टर्स में दिए गए हैं, 22 चैप्टर. हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर देयर आर आर्टिकल्स. ठीक है, डिटेल में लिखे हुए हैं. टोटल उस समय 395 आर्टिकल्स थे. 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे. एंड देन देयर वर सम शेड्यूल. शेड्यूल इज बेसिकली एक्स्ट्रा लिस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे लगी गई है. सो देयर आर 8 शेड्यूल्स, 8 schedules also. So this was the situation, or this was the, you can say, the structure of the Indian Constitution in 1949.
और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी ऑल्सो फिगर्ड आउट, क्योंकि सबको पता था कि ये परमानेंटली थोड़ी ना हो सकता है, वील नीड टू चेंज इट वेन एवर इट नेसेसरी, हमें इसके अंदर चेंजेस भी करने पड़ेंगे। सो देयर वाज एन ऑप्शन ऑफ डूइंग द अमेंडमेंट ऑल्सो, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। वी हैव डिफाइंड अ पर्टिकुलर प्रोसेस, किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो सिंस लास्ट 75 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। हमारे पूरे देश में, हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो पार्लियामेंट है, उन्होंने पिछले 75 सालों में देश के संविधान में 106 बार संशोधन या बदलाव किया है। तो आज अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं, जो प्रेजेंट डे जो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर ये बढ़कर टोटल 25 पार्ट हो चुके हैं, 25 पार्ट्स। देन देर आर मोर देन 470 आर्टिकल्स, 470 के करीब आर्टिकल्स हैं, और जो ये शेड्यूल है, ये टोटल 12 शेड्यूल हो गए। सो आवर फर्स्ट जॉब इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड दिस, ये पढ़ना है हमको स्पेसिफिकली कि भाई ये पिछले 75 सालों में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, बदलाव क्या क्या आए हैं। ये इन 25 पार्ट्स को पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 पार्ट के अंदर आर्टिकल है, उसके थ्रू पढ़ेंगे, और ये 12 शेड्यूल के अंदर कि क्या क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दिस इज व्हाट द चैप्टर, दिस इज व्हाट दिस बुक द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क विल डू। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क वाली बुक है, ये यही बात को डिस्कस करेगी। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक माइनर इंट्रोडक्शन देना है, एक माइनर इंट्रोडक्शन, बस छोटा सा। इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे 25 पार्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं है। जैसे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4 थे, एक ही चैप्टर के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें डिस्कस कर दी गई हैं, जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। बट एज आई शोड यू टुडे, ये मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया था कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हिट करती है, कॉन्सेप्चुअल जो बेस कॉन्सेप्चुअल्स हैं वो सारे के सारे। दिस इज द 2025, ये अभी जो 25 तारीख को जो प्रीलिम्स हुआ है, उसके क्वेश्चंस, वो जो टॉपिक्स हैं, एंड हाउ दे वर मेंशन्ड इन द विच एनसीईआरटी, हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, कितना मेंशन था ये स्पेसिफिकली। ये जिस भी ईयर के लिए करोगे आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस किताब को पूरा का पूरा करें। सो टुडे वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट। कल हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वाज द ट्रू बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। द मेकिंग आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड। नाउ इफ यू स्टिल, एंड यू विल प्रोबेबली गेट द डाउट, हमारा दो पर्पस होगा यहाँ पे। पहले ये हम 11th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, आई थिंक इट विल बी डन विद इन 5 to 6 डेज, ये 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लक्ष्मीकांत को करेंगे, किताब को, लक्ष्मीकांत को। उसको करने का हमारा प्रोसेस ये होगा कि यूजुअली हम लक्ष्मीकांत के पीडीएफ्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक जो है वो क्या नाम है, कॉपीराइटेड बुक होती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हम इसकी समरी सामने रखेंगे, आई विल ओपन द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, और उसके बाद बुक के साथ साथ मेरे साथ साथ पूरा का पूरा पढ़ना जाना, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का समय लगेगा, हम पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को खत्म कर देंगे। लक्ष्मीकांत को खत्म करने के बाद देन वी विल डू ऑल दी मॉक्स, या फिर हम बीच में भी कर लेंगे, जैसे 25 चैप्टर हो गए लक्ष्मीकांत के, वी विल स्टार्ट डूइंग द मॉक्स एंड द पीवाईक्यूज, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सारे के सारे कर लेंगे। वंस वी आर डन विद दिस, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन रहती है पॉलिटी के अंदर, राइट। इफ यू वांट एनीथिंग एल्स, आपको और कुछ भी जरूरत लगे, तो यार दिस इज द टेलीग्राम, इंस्टाग्राम बेसिकली, जहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, एंड यू कैन, दिस इज दिस टेलीग्राम ऑल्सो, दोनों का सेम ही हैंडल है, टेलीग्राम एंड दी, इस पे आप दोनों किसी भी ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए टू रीच आउट टू मी। Let's start studying. 2026 is approximately 360 days ahead of us. 360 days is what a person takes to become the Indian Administrative Service Officer. But 360 के 360 दिन जो consistently पढ़ता है, तो I will promise you that your polity and your history will be done on this YouTube channel 100%. Each and everything, whatever जो भी पढ़ाई में लगता है पॉलिटी और हिस्ट्री की, this will be done here. But we will just follow the principle of minimum sources. Doing one source at least 5 times will lead to success, rather than doing 5 sources but one time. I'm Amit Varidikallur. I'm Amit Varidikallur, and this is the polity session of the UPSC Civil Services exam.